गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारा है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार भी टॉपिक है। कैसे हम इसको पहचानेंगे, फाइनाइट वर्ब क्या होता है और हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम बताते हैं जो फाइनाइट वर्ब का मीनिंग क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब का मीनिंग क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब मीन्स होता है आपका सीमित क्रिया और नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स होता है आपका असीमित क्रिया। तो हमें आज यही पहचानना है कि सीमित क्रिया क्या होती है और असीमित क्रिया क्या होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डीपली स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फाइनाइट वर्ब का डिफिनीशन क्या है। फाइनाइट वर्ब, the verb is change the form of the sentence of the the verb is change the form of the subject of the sentence and the order of time is called finite verb. I repeat again definition of finite verb. The verb is change the form of the subject of the sentence and the order of time is called finite verb. मतलब क्या हुआ, जो फाइनाइट वर्ब होता है मतलब सीमित क्रिया होता है। जो सीमित क्रिया होता है उसमें सब्जेक्ट हमारा एक ही होगा, किंतु उसका जो वर्ब होता है वह चेंज होता रहता है। उसी को हम सीमित क्रिया कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई रिपीट अगेन, जो सीमित क्रिया होती है मतलब फाइनाइट वर्ब जो होता है उसका सब्जेक्ट एक रहता है, किंतु सेंटेंस में, उस वाक्य में जो हमारा क्रिया आया होता है वह बार बार चेंज होता रहता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। Number 1, I want to write. I want to write. Number 2, he wants to write. Number 3, she wanted to write. और इन तीनों सेंटेंस में हम एक चीज देखेंगे, एक चीज फोकस करेंगे कि इसमें जो हमारा वर्ब है वह चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम सेंटेंस बदल रहे हैं, सब्जेक्ट बदल रहे हैं, सेंटेंस बदल रहे हैं, उस तरह इसका वर्ब हमारा चेंज होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे पहले में क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई था, तो आई के साथ जो वर्ब है हमारा उसमें वांट है, ओनली वांट है। उसी तरह जैसे हम नीचे आते हैं, ही है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही करते हैं तो यहाँ पे वांट में एस हम ऐड कर दिए तो इसका वर्ब हमारा चेंज हो गया, वांट्स हो गया। उसी तरह हमारा सी है, सी जो वर्ब है इसमें हम क्या ईडी ऐड कर दिए तो वांटेड हो गया। तो यहाँ पे जो यह वांट था यह ओनली वांट है, यहाँ पे वांट्स हो गया और यहाँ पे क्या है वांटेड हो गया। तो हम इस सेंटेंस में यही फोकस किए हैं कि जो हमारा वर्ब है वह सेंटेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, वही हमारे कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। आइए देखते हैं हम नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब, those action which don't change the form of the subject of the sentence and pattern of time is called non-finite verb. I repeat again definition of non-finite verb. Those action which don't change the form of the subject of the sentence and the pattern of time is called non-finite verb. मतलब क्या हुआ, इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब हमारा सेम, सब्जेक्ट और वर्ब हमारा चेंज होगा। जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा नॉन फाइनाइट वर्ब में वो हमारा चेंज होगा, लेकिन इसका जो वर्ब होगा वह हमारा सेम होगा। सॉरी, जो वर्ब नहीं, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वह नहीं चेंज होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, आई वांट टू राइट, ही वांट्स टू राइट, दे वांटेड टू राइट। मतलब क्या हुआ, फाइनाइट वर्ब में हमारा क्या होता था, जो सब्जेक्ट होता था वह सेम रहता था, किंतु उसका वर्ब हमारा चेंज होता रहता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में हम क्या देखेंगे, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसमें हमारे सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट हमारे चेंज होते रहेंगे, वर्ब भी हमारे चेंज होते रहेंगे, किंतु जो हमारा टू राइट है मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा नहीं चेंज होगा। उसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा गया है आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। नंबर 2 क्या है, ही वांट्स टू राइट, वह लिखना चाहता है। नंबर 3 क्या है, दे वांटेड टू राइट, वे सब लिखना चाहेंगे या लिखना चाहें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम दो चीज यहाँ पे दो चीज फोकस करेंगे, दो चीज नोटिस करेंगे। यहाँ पे जो इतना है मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, जो सब्जेक्ट है और वर्ब है यह हमारे नहीं चेंज हो रहे हैं, यह हमारे सेम है, लेकिन सॉरी यहाँ पे जो सब्जेक्ट और वर्ब है वह चेंज हो रहे हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट हो वह सेम है। तो तीनों सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट सेम है, इसमें भी ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, इसमें भी ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, इसमें भी ऑब्जेक्ट हमारा सेम है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट आपको सेम मिलता है
अगर कि कोई 3 या 4 सेंटेंस हम लिखते हैं, अगर उसमें ऑब्जेक्ट हमारा सेम होता है तो हमारा नॉन फाइनाइट होगा, और उसके साथ साथ इसके सब्जेक्ट और वर्ब चेंज होते रहेंगे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसी टॉपिक पे डीपली हम जाते हैं क्या होता है। तो इसके आगे जो अभी हम बताए थे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, अब उसके आगे हम देखते हैं कि हमारा जो इन्फिनेटिव होता है वह क्या होता है। देखिए इन्फिनेटिव हमारा कितना होता है, इन्फिनेटिव के बारे में जब स्कूल ओपन होगा तब हम आप लोग को डीपली बताएंगे इन्फिनेटिव के काइंड्स कितने होते हैं। यहाँ पे बस आपको एक छोटा सा टिप्स बताया जा रहा है कि कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इन्फिनेटिव का डिफिनीशन क्या है, इन्फिनेटिव मीन्स होता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे उसको। तो इन्फिनेटिव का डिफिनीशन देखते हैं। इन्फिनेटिव, द इन्फिनेटिव इज द फॉर्म ऑफ द वर्ड विच इज यूजली बट नॉट ऑलवेज, मतलब यूजली आएगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। प्रोसीडेड बाय टू, आई रिपीट अगेन डेफिनेशन ऑफ इन्फिनेटिव, द इन्फिनेटिव इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजली बट नॉट ऑलवेज प्रोसीड बाय टू। मतलब क्या होता है, जो इन्फिनेटिव होता है वह वर्ब में क्या होता है, वर्ब के साथ टू होता है, मतलब वर्ब से पहले टू लगा होता है। इन्फिनेटिव को हम कैसे पहचानेंगे, अगर कहीं वर्ब लिखा जाता है तो उसके पहले अगर हम टू लगाते हैं, पहले भी लगा सकते हैं टू और बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे गो टू, तो वो हमारा एक वर्ब है, उसके बाद में टू लगा सकते हैं। या फिर टू रन, वर्ब से पहले लगाएंगे तब भी हमारा इन्फिनेटिव होगा, या वर्ब के बाद लगाएंगे तब भी हमारा इन्फिनेटिव होगा। तो वह हमारा होता है इन्फिनेटिव। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारा क्या है, टू गो, टू प्ले, टू रीड, टू वॉक, इटीसी। मतलब क्या हुआ, ये सभी हमारे वर्ब हैं, ये सभी हमारे वर्ब है। तो इनसे पहले हम टू का यूज किए हैं। जैसे यहाँ पे टू गो या गो टू, दोनों तरफ कर सकते हैं, इधर भी टू कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो टू गो, टू प्ले, टू रीड, टू वॉक, इटीसी। तो जहाँ पे वर्ब से पहले हम टू का यूज करेंगे वहाँ पे हमारा होता है इन्फिनेटिव। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव हमारा यह होता है, बेयर इन्फिनेटिव आइए देखते हैं। एन इन्फिनेटिव विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। मतलब बेयर इन्फिनेटिव वह इन्फिनेटिव होता है जिसमें हम टू नहीं लगाते हैं। बेयर इन्फिनेटिव में टू कहीं नहीं होगा। जैसे वर्ब के साथ हम टू नहीं लगाएंगे उसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। मतलब जो हमारा वर्ब होता है उसमें हम टू अगर नहीं लगाते हैं तो वह हमारा कहलाता है बेयर इन्फिनेटिव। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गो हो गया, तो गो के साथ अगर टू लगाएंगे तो वह हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। अगर इसमें टू नहीं लगाएंगे तो वह हमारा बेयर इन्फिनेटिव होगा। तो वही हो गया गो, प्ले, रीड, वॉच, वीप, इटीसी। मतलब इसके आगे जितने भी वर्ब हैं अगर उसी तरह आप लिखते हैं तो वह हमारे बेयर इन्फिनेटिव होंगे, और उस वर्ब में अगर आप टू लगाते हैं तो वह हमारा होगा इन्फिनेटिव। नेक्स्ट देखते हैं फुल इन्फिनेटिव क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं फुल इन्फिनेटिव का डिफिनीशन। फुल इन्फिनेटिव, एन इन्फिनेटिव प्रोसीडेड बाय टू इज कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव। मतलब जो हमारा इन्फिनेटिव होता है और फुल इन्फिनेटिव होता है वह दोनों सेम होते हैं। मतलब फुल इन्फिनेटिव में भी हम टू लगाएंगे, वर्ब में वर्ब से पहले टू लगाएंगे। फुल इन्फिनेटिव भी हम वर्ब से पहले टू लगाएंगे, और इन्फिनेटिव में भी वर्ब से पहले टू लगाएंगे। जिस वर्ब में मतलब क्या हुआ, इन्फिनेटिव में वर्ब से पहले टू और फुल इन्फिनेटिव में भी वर्ब से पहले टू। तो इसीलिए इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव दोनों सेम होते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं फुल इन्फिनेटिव का। पहले डिफिनीशन एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। फुल इन्फिनेटिव, एन इन्फिनेटिव प्रोसीडेड बाय टू इज कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव। मतलब क्या हो रहा है, जिस वर्ब से पहले टू लगेगा, मतलब जिस वर्ब से पहले टू का यूज होगा वो हमारा कहलाएगा फुल इन्फिनेटिव। आइए एग्जांपल देखते हैं। टू रीड, टू डांस, इटीसी सेम हो गए। उसी तरह हमारे नेक्स्ट जो आते हैं जीरेंड। अब जीरेंड क्या होता है, जीरेंड हमारे क्या होते हैं आइए उसको हम देख लेते हैं। जीरेंड, जीरेंड का मीनिंग होता है क्रिंदत। जीरेंड का मीनिंग होता है क्रिंदत। तो उसका डिफिनीशन क्या होता है आइए देखते हैं। ए जीरेंड इज ए वर्ब विथ एन ing ending and it function as a noun. I repeat again definition of gerund. I repeat again definition of gerund. A gerund is a word with an ing ending and it function as a noun. मतलब क्या हुआ, जो हमारा gerund होता है वह क्या होता है, एक वर्ब होता है। जो gerund होता है वह एक वर्ब होता है विथ एन ing। और जब हमारा वर्ब में ing हम ऐड करते हैं, किसी भी वर्ब में अगर हम ing ऐड करते हैं तो वही हमारा gerund बन जाता है। एंड इट फंक्शन एज ए नाउन, और वह फंक्शन हमारा नाउन की तरह होता है। जैसे
वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। यहाँ पे जो वॉक है, वॉक मीन्स होता है टहलना, इसमें हम आईएनजी कर दिए तो ये हमारा वर्ब हो गया, और इसमें जब हम आईएनजी ऐड कर दिए तो ये हमारा बन गया जीरेंट। तो वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। उसी तरह नंबर 2 एग्जाम्पल है हमारा, डांसिंग इज एन आर्ट। डांसिंग इज एन आर्ट, डांस एक कला है। तो मतलब जीरेंट जो होता है, जीरेंट का सॉरी, यहाँ जीरेंट जो होता है, जीरेंट को पहचानने के लिए सबसे पहले हमारे वर्ब में, मतलब जीरेंट को कैसे हम पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म पहले आता है या उस सेंटेंस का शुरुआती वर्ब हमारा आईएनजी होता है, वह हमारा जीरेंट का काम करता है। अभी इसमें हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल क्या होता है, कितने काइंड्स होते हैं पार्टिसिपल के, तो बताए थे हम पार्टिसिपल के बारे में। तो पार्टिसिपल होता क्या है, आइए उसका पहले डिफिनीशन देखेंगे, फिर देखेंगे वह कितने काइंड्स होते हैं। तो पार्टिसिपल का डिफिनीशन देखिए क्या है। ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव, इट लुक्स लाइक ए वर्ब बट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। आई रिपीट अगेन डिफिनीशन ऑफ पार्टिसिपल। A participle is a verbal adjective. It looks like a verb but function as an adjective। मतलब क्या हुआ, जो पार्टिसिपल होता है वह एक वर्ब होता है और वह एग्जेक्टिव की तरह होता है। मतलब लिखा गया है पार्टिसिपल इज ए वर्बल, मतलब जो पार्टिसिपल होता है वह एक वर्ब की तरह होता है। एग्जेक्टिव, इट लुक्स लाइक एन वर्ब, और वह वर्बल एग्जेक्टिव होता है, और लाइक एन एग्जेक्टिव, और वह एग्जेक्टिव की तरह दिखता है, वर्ब की तरह दिखता है। तो आइए इसके काइंड्स की बात करते हैं। अभी समझ नहीं आया होगा, एक बार और बताते हैं। ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एग्जेक्टिव, मतलब जो पार्टिसिपल होता है एक वर्बल एग्जेक्टिव होता है। इट लुक्स लाइक ए वर्ब, और वह वर्ब की तरह दिखता है। जो वर्बल एग्जेक्टिव होता है वो वर्ब की तरह दिखता है, बट फंक्शन एज एन एग्जेक्टिव, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है वह एग्जेक्टिव की तरह होता है। तो आइए इसके काइंड्स देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल को हम देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, उसको हम देखते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानने के लिए सबसे इजी वे एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे हम पहचानेंगे या क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर नंबर 1 वह है क्या, उसको आप लोग देखिए। नंबर 1 पे क्या है, उसमें क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा होगा, वो हमारा कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। या सीधे हम समझेंगे, जिस सेंटेंस में आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म बीच में दिखता है वह हमारा कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या है, पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे आप, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईडी होगा, एन होगा, टी होगा, ईएन होगा। मतलब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या ऐसे कह लेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी आएगा, थर्ड फॉर्म भी आएगा, वही होता है ईडी और एन टी ई एन। मतलब वही होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ सकते हैं, एन जोड़ सकते हैं, टी जोड़ सकते हैं और ईएन। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ईडी दिखता है, एन दिखता है, टी दिखता है और ईएन दिखता है, तो हमारा कौन सा पार्टिसिपल होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। उसी तरह नेक्स्ट हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानेंगे उसको भी देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 3 उसका स्ट्रक्चर यह है, हैविंग प्लस हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मतलब पास्ट पार्टिसिपल इसमें क्या, हैविंग आएगा, हैविंग भी होगा, हैविंग बीन भी होगा, और इन दोनों के साथ साथ आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा जो ऊपर हमने मेंशन कर दिया है। तो आइए अब इसको हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफिनीशन। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का डिफिनीशन आइए देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट यूजेज आईएनजी विथ द बेस ऑफ द वर्ड। आई रिपीट अगेन डिफिनीशन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। Present participle is a form of verb that uses ing with the base of the word। मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह वर्ब का फॉर्म होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह वर्ब का फॉर्म होता है that uses ing with the base of the word। और जो हमारा इसका वर्ड बेस वर्ड होता है उसमें हम ing, मतलब सीधे समझेंगे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें ing वर्ड या ing वर्ब आने चाहिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम
थिंकिंग। तो थिंक हमारा हो गया एक वर्ब, उसमें आईएनजी ऐड है, तो वह हमारा हो गया आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। नंबर 2 देखेंगे, यू आर कुकिंग। कुक भी हमारा वर्ब हो गया, इसमें आईएनजी क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है, तो कुकिंग हो गया है। तो यू आर कुकिंग, तुम सब खाना बना रहे हो। अभी इसके बाद हम बात करने वाले हैं पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो आइए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। इससे पहले हम देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आइए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। देखिए उसका स्ट्रक्चर बताए हैं, इजली वे है वही पहचानने का। तो पास्ट पार्टिसिपल का डेफिनेशन देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टाइपिकली एंडिंग इन ed and ten etc which is used in forming perfect and passive tenses. I repeat again definition of past participle. Past participle is a form of verb that typically ending in ed and ten etc which is used in forming perfect and passive tenses. मतलब क्या हुआ, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हम क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल लिखा भी गया है। पास्ट पार्टिसिपल इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह वर्ब का एक फॉर्म होता है दैट टाइपिकली एंडिंग इन, और वह हमारा एंड होता है किससे, ईडी से, एन से, टी से, ईएन से। आगे भी आते हैं कुछ वर्ड। तो जो पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा उसके लास्ट में आएगा ईडी एन टी ई एन विच इज़ यूज इन फॉर्मिंग परफेक्ट एंड पैसिव टेंसेज। और इसका यूज हम टेंस में भी करते हैं और पैसिव वॉइस में भी करते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट टू जीकेपी मतलब गोरखपुर। आई वेंट टू गोरखपुर, मैं गोरखपुर गया। नंबर 2 है ही एट द फूड, वह खाना खाया। नंबर 3 है समीर प्लेड क्रिकेट, समीर क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में जो वर्ब होगा उसी में हम देखेंगे क्या क्या हमारे आए हैं। लास्ट में क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी आपका है। फिर यहाँ पे क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई भी आ जाएंगे। और यहाँ पे ईडी है, तो ईडी भी आपका यहाँ पे लिखा गया है। तो ये हो गए हमारे पास्ट पार्टिसिपल। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका डेफिनेशन देखते हैं। द परफेक्ट पार्टिसिपल इंडिकेट्स कंप्लीटेड एक्शन यू फॉर्म the perfect participle by putting the present participle having in front of the past participle. I repeat again definition of past perfect participle. The perfect participle indicates completed action. You form the perfect participle by putting the present participle having in front of the past participle. मतलब क्या हुआ, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इंडिकेट कंप्लीट एक्शन, वह कंप्लीट एक्शन देता है यू फॉर्म ऑफ द परफेक्ट पार्टिसिपल बाय पुटिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग इन फ्रंट ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल। मतलब जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल को भी ऐड कर सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी ऐड कर सकते हैं। आइए उसके एग्जांपल देखते हैं। हैविंग डन, हैविंग हमारे हो गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएंगे, तो उसमें अगर परफेक्ट पार्टिसिपल में भी आ सकता है प्रेजेंट। और यह हैविंग रीड, तो ये हमारे हो गए फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट पे। थोड़ा वीडियो पड़ा हुआ है लेकिन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट को हम अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आई होप टेंस हो सकते हैं, वॉइस हो सकते हैं। अभी तो आपके मेन टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में, जैसे टेंस हो गए, वॉइस हो गए, नाइजेशन हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, सिंथेसिस हो गए। अब ये सब टॉपिक आपके लिए बचा हुआ है। तो इस सब टॉपिक का नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर द